हेलो बच्चों, हम लोग करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट लेक्चर, जिसमें ब्रीफ थ्योरी रहेगी, शॉर्ट नोट्स, देन क्वेश्चन रहेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनर्शिया। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से बॉडी अपने स्टेट में चेंज होने का अपोज करती है, विरोध करती है। इसे इनर्शिया बोलते हैं। इट इज मेजर्ड विद द मास। जितनी ज्यादा मास होगा इनर्शिया ज्यादा डेवलप होगी। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। अगर आप मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो अपोज करेगा, तो इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर मोशन में है और आप चेंज करना चाहते हैं स्टेट, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और सडनली डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। तो फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन्स का, अगर हम बात करें इस पे, तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है ये है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे बोलते हैं। और ये कहा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये थ्योरेटिकल असर्शन क्वेश्चन बन सकता है। इनर्शियल फ्रेम में ही सिर्फ वैलिड होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम फिर होता क्या? इनर्शियल फ्रेम होता है जिस फ्रेम का एक्सीलरेशन जीरो होता है, हुज एक्सीलरेशन इज जीरो। जिसका एक्सीलरेशन जीरो होता है, यानी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी कोई फ्रेम है, रेस्ट में है, ठीक है। तो एक इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम है तो वो भी वो इनर्शियल फ्रेम होगा अगर एक्सीलरेशन जीरो है, यानी उसके रिस्पेक्ट में उसका एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए। तो इस फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। सीधा मतलब एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सीलरेशन जीरो नहीं है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इसी में सोचना है। होता क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या किसी यूनिफॉर्म मोशन में लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तो स्टेटस वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं। यानी अनबैलेंस्ड फोर्सेस जब तक नहीं लगेगा वो अनएक्सीलरेटेड रहेगा, बात खत्म। मतलब ये है फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन। सेकंड लॉ पे आते हैं न्यूटन्स का। ये पहला जो तीसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है, देता है। सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है। ये क्या बोलता है, किसी भी पार्टिकल पे ऑब्जेक्ट पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो उस पार्टिकल का मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आया हुआ एक स्टेटमेंट है मैथमेटिकल, बट एक्चुअल में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज डिफाइंड एज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। बेसिकली लॉ तो ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल है एम मास का, अगर उसका लिनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो इसका मोमेंटम का टाइम रेट उस इंस्टेंट में नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पार्टिकल पे दे देगा। अगर मान लीजिए वेलोसिटी से जा रहा है, वी वेलोसिटी से मास कांस्टेंट है, तो मास अगर नहीं चेंज करते हैं तो वेलोसिटी चेंज करने का ऑप्शन है हमारे पास, dv/dt एक्सीलरेशन होगा। उस केस में F = ma आ गया। वेरिएबल मास सिस्टम के केसेस में अगर हम बात करें तो एक थ्रस्ट अप्लाई होता है, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन के केसेस में। ये एक रिलेटिव वेलोसिटी है जिससे मास इजेक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम या एंटर करता है, और यहाँ पे हो जाएगा dm/dt। वेरिएबल मास सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन के केसेस में जहां भी वेरिएबल मास सिस्टम के केसेस आता है वहां थ्रस्ट जनरेट होता है। तो ये न्यूटन्स लॉ का सबसे ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्म जो यूज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आता हुआ, ये ज्यादा यूज होता है। और ये याद रहे कि ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही ये भी एक्सप्रेशन वैलिड है, यानी नेट फोर्स का कैलकुलेशन भी विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम लिया गया है, और एक्सीलरेशन इज आल्सो मेजर्ड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। और ये फॉर्मूला वैलिड होता है ओनली फॉर पार्टिकल बिहेवियर। पार्टिकल एम मास का है तो सिर्फ पार्टिकल बिहेवियर के लिए ये वैलिडिटी है इसकी, ओनली फॉर पार्टिकल लगता है F = ma। ए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस है एम मास के पार्टिकल में। एफ क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। यानी इस एक्सप्रेशन में पार्टिकल पे एक इंटरनल फोर्सेस इंक्लूडेड नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इसका एक ब्रीफ है फर्स्ट लॉ का
थर्ड लॉ का कोई मैथमेटिकल इतना यूज नहीं है, बट लगता है हर जगह पे। तो थर्ड लॉ क्या है? सीधे सीधे बात करिए, कोई भी न्यूटन्स लॉ ना इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होगा। थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस must act on two different bodies objects equal in magnitude opposite in direction होगा। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा सेम नेचर कैटेगरी का फोर्स का ही होगा, अलग अलग नेचर का नहीं हो सकता है, और एक बॉडी पे नहीं लगेगा, हमेशा अलग अलग बॉडी पे लगेगा। इनके बीच में एक्शन रिएक्शन में कोई टाइम गैप नहीं होता है, इसलिए आप डिस्टिंग नहीं कर सकते कि ये एक्शन है ये रिएक्शन है। किसी पेयर में एक को एक्शन बोलोगे तो दूसरे को रिएक्शन बोलोगे। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ का, हमने जो ओवरऑल व्यू दे दिया है इसमें, और इससे काफी कुछ पता चल जाता है। जो स्टेटमेंट सुनेगा उसी को ये याद रहेगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखने से ही बेनिफिट होता है, क्योंकि हमने लिखा नहीं इसको। अब इसमें आगे बढ़ते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मेट में। मैथमेटिकल फॉर्मेट में क्या होता है, देखिए क्या क्या पैटर्न के क्वेश्चंस नीट और जेई लेवल पे बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये नेट ही फोर्स एक्सटर्नल ही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से अगर ये बात करेंगे, कोई मोमेंटम का चेंज पूछेगा, तो आप अगर फोर्स अवेलेबल है आपको, तो इसे इंटीग्रेशन करके पाएंगे T1 से T2 और फ्रॉम इनिशियल से फाइनल मोमेंटम वेक्टर। तो ये चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, जिसे हम अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम है तो उसको इंपल्सिव सिचुएशन में इंपल्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और दिस इज बेसिकली डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम लिमिट T1 से T2। यानी ये जो फोर्स है पक्का ही टाइम का फंक्शन रहा होगा। ये एक इम्पल्स का मैटर है। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि हम इंटीग्रेशन को जानते हैं कि एरिया एफटी ग्राफ का ही होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो देख रहे हो ना, ये बेसिकली एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, और एरिया विद साइन लेंगे। ये बात ध्यान रहे, टाइम एक्सिस का ऊपर के एरिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइम फोर्स यहाँ पे है, अगर यहाँ पे ऐसे लिया, ये एरिया प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, एरिया को काउंट कर लेंगे विद साइन, तो ये चेंज इन मोमेंटम दे देगा, दैट्स ऑल। यानी इंटीग्रेशन का ऑप्शन एरिया है, बट एरिया आप ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रेपेजियम का, सर्कल का, सेमी सर्कल का, इन सब का निकाल सकते हो। बाकी पैराबोला का निकालने के लिए आपको फंक्शन को इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकल सिचुएशन होता है, एक इंटीग्रेशन का सिचुएशन है ये इम्पल्स। अब देखिए यहीं पे सारी बातें कर लें, चूंकि ये रिवीजन पैटर्न है हम लोग का। अगर मान लीजिए, अगर हम आपसे ये कहेगा कि किसी सिस्टम पे पार्टिकल नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप सीधे से कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सिस्टम का 0 होगा। तो इसका मतलब कि पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, बोथ, दोनों में ही ये वैलिड होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें। सॉरी, यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियली सिस्टम का लीनियर मोमेंटम। ठीक है, फाइनली सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा इनिशियली फाइनली नहीं, ड्यूरिंग द इवेंट हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे कहाँ इसका यूज होता है, पहले पूरे फिजिक्स में बात कर रहे थे, एक्सप्लोजन में, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, क्योंकि ये एक्सप्लोजन का सिचुएशन है, कोलिजन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इसमें अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग भी रहा है ना एक्सटर्नल, तो उसका मोमेंटम चेंज कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए हम लोग इन घटनाओं में जस्ट बिफोर इवेंट एंड जस्ट आफ्टर इवेंट मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व करते हैं। ध्यान रहे, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में बातें करना है इसमें।
अब आते हैं, देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद इसमें आता है हम लोग के पास अब कुछ कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ठीक है, तो कुछ कॉमन फोर्सेस पे बात कर ले, और कॉमन फोर्सेस क्या यूज होते हैं इन मैकेनिक्स। तो कॉमन फोर्सेस में आता है जैसे नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होगा, पुशिंग नेचर का होगा, धक्का मारेगा। जिस पर भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये पुशिंग नेचर का होता है हमेशा, और इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस पर बनाओगे उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब आते हैं हम लोग इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन हमेशा क्या होगा, ये पुलिंग नेचर का होगा, खींचता है रस्सी, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बांधेंगे तो पुलिंग नेचर का होगा, और ऑलवेज अवे फ्रॉम ज्वाइंट, जहां पे रस्सी बंधी रहेगी उससे दूर होगी, एंड एलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के एलोंग होगा। ठीक है, यह बीडी बनाते समय हमें केयर करना है। बाकी अगर स्ट्रिंग आइडियल है, मासलेस है, लाइट वेट है, तो उसमें हर पॉइंट पे टेंशन एक ही होगा। इनएक्सटेंसिबल है, आइडियल स्ट्रिंग है तो इनएक्सटेंसिबल होगी। आइडियल पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली होगी। ठीक है, मास देगा तो मास यूज करेंगे, उसका वेट mg, अदरवाइज मासलेस रहेगा तो वेट यूज नहीं करेंगे। इन सब चीजों का यूज होता है अपने पास। अब देखिए कॉमन फोर्सेस में आता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस के एक्स, माइनस ये बताता है कि जिधर एक्सटेंशन या कंप्रेशन करेंगे उसके अगेंस्ट लगेगा। जैसे स्प्रिंग को खींचेंगे तो हमारे हाथ पे स्प्रिंग फोर्स उल्टा लगाएगी। ठीक है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है। बाकी स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये नेचुरल लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो नेचुरल लेंथ मतलब रिलैक्स लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर सीरीज में दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 डॉट डॉट डॉट। अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो k इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड सो ऑन। ठीक है, सीरीज में स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा सारे स्प्रिंग्स में, और पैरेलल में एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो भी होगा सारे स्प्रिंग में सेम होगा। ये हमने कंक्लूड कर दिया ओरली ऐसे ही। अब बात करते हैं, देखिए कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स में बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कुछ यूज होता है टर्म्स का, जैसे कनेक्टेड सिस्टम में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसी के नीट में सारे क्वेश्चन 100% मिलेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेई में भी इसी का मिलता है। तो ये सिस्टम ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स में क्या है, सिस्टम ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स, कनेक्टेड सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस मूव्ड, अगर मूव किया है विल बी सेम फॉर ऑल कनेक्टेड ब्लॉक्स। ये कंडीशन है। अगर उनके पास एसिलरेशन है तो हर ब्लॉक्स का कनेक्टेड सिस्टम में हर एक पार्ट का एसिलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन में भी डिफर कर सकता है बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो इस सिस्टम ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स के लिए एसिलरेशन कॉमन होगा, उसको हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूले से। नेट सिस्टम पे पुल करने वाला नेट पुलिंग, या धक्का मारने का नेचर है तो नेट पुशिंग फोर्स ऑन सिस्टम, और सिस्टम में कनेक्टेड ब्लॉक्स अपॉन टोटल मासेस इन मोशन। ये हम यूज करेंगे शॉर्टकट एसिलेशन पाने के लिए डायरेक्टली। देन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके 1 by 1 या कंबाइंड जिसका भी एज पर रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हम निकालेंगे क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एसिलरेशन वगैरह वगैरह जो भी है, नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी होगा। तो ये हमारे कनेक्टेड सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना इसमें का न्यूटन्स लॉ में। अब हम लोग बात करते हैं जैसे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। कोई पार्टिकल का इक्विलिब्रियम है
और सिस्टम है अगर कोई, तो पूरे सिस्टम में बात करें तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के बारे में अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। तो इस पर क्या होगा, नेट पूरा एक्सटर्नल सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 होगा, यानी जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उनका वेक्टर सम आप करो और 0 लिख दो। और ऐसे अगर देखा जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज ऐड कर दिया तो एक्स कंपोनेंट का सारा सम अलग से 0 हो और वाई कंपोनेंट का सारे फोर्सेस का सम भी 0 हो और जेड कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस कंपोनेंट्स भी 0 हो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर कंपोनेंट यूज करते हैं। तो लेफ्ट का सारा फोर्स एक तरफ कर लिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, फोर्सेस का कंपोनेंट ले लिया, लेफ्ट के सारे फोर्सेस को जोड़ लिया, राइट को जोड़ लिया, इक्वेट कर दिया, अपवर्ड के सारे फोर्सेस को ले लिया जोड़ दिया, और डाउनवर्ड को सारा ले लिया जोड़ दिया, इक्वेट कर दिया, यानी सीधे कहो तो बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहा है इसमें। बैलेंसिंग कर देंगे हमारे अपनी मर्जी से, बैलेंस्ड फोर्सेस लगा देंगे, मतलब ये हुआ कि एक्ट करेगा तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। तो एक इक्विलिब्रियम का टाइप के क्वेश्चंस हो गया। वेक्टर का इसमें रोल बहुत बड़ा है, तो वेक्टर नहीं आता है तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमसे बनेगा। ठीक है, तो वेक्टर आना मस्ट है, ऐसे फिजिक्स भी नहीं बनेगा अगर वेक्टर नहीं आ रहा है तो। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ फ्रिक्शन के पार्ट है, इसी में मिला दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा ब्रीफ में। तो फ्रिक्शन में हमारे पास क्या है, देखिए फ्रिक्शन फोर्स निकालने के केसेस में दो टाइप का मामला है बस, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर्मूला और डायरेक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, whenever there is tendency of relative motion between two surfaces in contact, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। दोनों ही कॉन्टेक्ट सरफेस पे इक्वल वैल्यू का लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से अगर कंक्लूजन किया जाए तो सारे दुनिया के रियल फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और जो रियल नहीं होते उनको सूडो बोल रहे हैं, उसका एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता है भाई। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या रेंज होता है, कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना होता है कि ये कंडीशन रिलेटिव टेंडेंसी है कि नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन का आंसर हमेशा होता है जितना भी पैरेलल टू द सरफेस, जितना भी नेट अप्लाइड फोर्स होगा उसके इक्वल होगा। ये बातें कब तक होगा, मतलब ऐसी बात ये कब तक होगा, तो ये कह रहा कि तब तक होगा जब तक एफएल के बराबर न हो जाए, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो रेंज है ना, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू से डिसाइड हो रही है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग के बराबर होता है। ठीक है, यानी ये बातें जो सही है ना, ये अप टू लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू क्या है भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट्स ऑल। ठीक, ओके। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज क्या भाई बना, तो रेंज बना हमारे पास 0 से लेकर और लिमिटिंग तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन बना रहेगा, और इसी के बराबर होगा म्यू एस। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। n इज द नॉर्मल रिएक्शन, किसके इक्वल होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। डायरेक्शन किधर लगाते हैं, जिधर एक सरफेस की रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी बनेगी उसके अगेंस्ट लगेगा, यानी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू अदर सरफेस के अगेंस्ट में लगा देंगे, ये डायरेक्शन की बात है। अब दूसरा बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन में। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन में एक बार रिलेटिव मोशन हो जाए दो सरफेसेस के बीच में, रिलेटिव मोशन, मोशन से इसका कोई लेना देना नहीं है दोनों में से किसी को भी, रिलेटिव मोशन अगर हो जाए एक दूसरे पर स्लाइड कर जाए सरफेस, तब ये लगता है। और इसका फॉर्मूला और इजी है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन नॉर्मल रिएक्शन है। ये एक बार स्लाइड हो गया तो ये कांस्टेंट वैल्यू होता है,
जब तक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का नेचर नहीं बदलेगा, इसका वैल्यू भी नहीं बदलेगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन वही जिधर स्लाइड करेगा रिलेटिवली उसके अगेंस्ट में लगेगा। जैसे मान लीजिए हमने पेन से बोर्ड पर ऐसे लाइन खींचा लेफ्ट टू राइट, स्लाइड कर रहा है पेन का सरफेस बोर्ड के सरफेस पे। अगर पूछे कि बोर्ड पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर लगेगा, एंटी फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर से हमने पेन खींचा लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि पेन का सरफेस राइट जा रहा है तो पेन पे लगेगा लेफ्ट, इसलिए इसके अपोजिट सरफेस में राइट लगेगा, यानी सेम डायरेक्शन में आएगा आंसर। अब देखिए इनका ग्राफ अगर हमने पढ़ा है कभी, तो ये अगर फ्रिक्शन की वैल्यू है और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स पे बात करें तो ग्राफ कैसा बनता है भैया। तो पहले ये ऐसे जाएगा, एक अपर लेवल तक जाएगा, उसके बाद सडन वैल्यू ड्रॉप कर जाएगा, और जो है ये एफ के है, और ये जो पिंक दिख रहा है ये लिमिटिंग को इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, और ये एंगल 45 ही बनता है हमेशा के लिए, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड के इक्वल होगा, तो ये y और x कोऑर्डिनेट सेम होगा तो 45 ही बनेगा। अब देखिए फ्रिक्शन में कुछ और जैसे है जरूरत नहीं होता है, बट इसी से आता है, तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला यही लिख दे रहे हैं, आगे क्वेश्चन बनाना है हमको। तो जैसे एंगल ऑफ रिपोज है वो म्यूएस tan फाई, ये एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला होता है फाई। ये होता कौन सा एंगल है भाई? ये होता है एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक जैसे रखा है, एंगल आप बढ़ाते जाओ तो एक मैक्सिमम एंगल तक ये रेस्ट पे रहेगा, उसके आगे थोड़ा सा भी बढ़े तो स्लाइडिंग हो जाएगी, नहीं लिमिटिंग कंडीशन क्रॉस कर जाएगा, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम को ब्रेक करते ही आगे बढ़ जाएगा। तो इस मैक्सिमम एंगल एक एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी यही होता है, लैम्डा आप लिखोगे तो tan इनवर्स म्यू एस, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा इसमें कांटेक्ट फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है कुछ नहीं बल्कि फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट को ही बोलते हैं। और बेसिकली है क्या कांटेक्ट फोर्स, इसको जिसको बोल रहे हो, बेसिकली एक ही कांटेक्ट फोर्स, एक ही एक सरफेस दूसरे पे लगाते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक, तो बेसिकली कांटेक्ट फोर्स के ये दो कंपोनेंट है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, इन्हीं फ्रिक्शन और नॉर्मल के रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स बना है। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल एक ही फोर्स के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। तो ये इतना ब्रीफ है। अब बनाते हैं हम लोग इनके क्वेश्चंस को। बाकी सर्कुलर मोशन में डायनेमिक्स में जो एग्जांपल्स यूज करते हैं हम लोग, जैसे सर्कुलर टर्निंग पे यूज करते हैं हम लोग, सर्कुलर टर्निंग पे मैक्सिमम स्पीड सेफ स्पीड कितना होता है, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर सेफ टर्निंग मैक्सिमम लिख रहे हैं, तो म्यू बेस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जी। और बैंकिंग ऑफ रोड पे अगर स्मूथ है तो बैंकिंग एंगल tan थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी है। ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग स्मूथ पे बात करते हैं ऐसे, और tan थीटा को आप परपेंडिकुलर अपन बेस करके यूज कर सकते हैं। बाकी टर्निंग पे और भी एप्लीकेशन है तो वो फ्रिक्शन के यूज से हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ब्रीफ में हमने ब्रीफ कर दिया, थ्योरी का उतना सफिशिएंट है सर। टेंशन इन द, इसमें स्ट्रिंग बताना है, पूरी सिस्टम है, पुली मासलेस आइडियल है, स्ट्रिंग भी आइडियल है, नहीं बोले तो यही समझ लेना है भाई तब भी। अब देखिए बहुत ही आसान, टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द पुली सिस्टम सोन, मतलब इस स्ट्रिंग में आपको टेंशन निकालना है। तो ये एटवुड मशीन का ये रिजल्ट है, तो आप यूज डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे इसका एक्सीलरेशन ए नीचे है, इसका एक्सीलरेशन ए ऊपर है, तो आप कॉमन एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, कनेक्टेड सिस्टम का केस है। तो नेट पुलिंग फोर्स यहाँ पे देखिए इसका mg आएगा, क्योंकि पुलिंग नेट हमारा कनेक्टेड सिस्टम दोनों ब्लॉक एंड स्ट्रिंग है। अर्थ इसको खींचेगी 100 न्यूटन के फोर्स से, और इसको खींचेगी 60 न्यूटन के mg के फोर्स से, तो 100 माइनस 60 नेट पुलिंग फोर्स आ गया यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय टोटल मास इज इन मोशन यानी 16 kg हो गया। तो ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। आप किसी एक में पुट कर दो, यहाँ पे टेंशन यहाँ बना लो, तो आप जैसे यहाँ पे अगर पुट करोगे तो 100 न्यूटन माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, जो भी यहाँ पे आएगा अपना
तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो एक्सीलरेशन अगर इच्छा है तो 40/16 यह आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन से आप mg - t करके निकाल लिए, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, बट इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2m1m2 इंटू g/m1+m2। तो बेहतर होगा, एटूड का केस है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आप निकाल भी सकते हो, तो डायरेक्ट पता है तो आप निकाल लो ना, 2m1m2 इंटू g/m1+m2 कितना है 16। तो आप कटपिट कर लो भैया, ये 8 से हो गया और फिर से करो, ये 3 हो गया, ऊपर कितना दिखाई दे रहा है 300 है और नीचे 4, इतना आ गया, तो 75 न्यूटन आ रहे भाई। ऐसे भी बना सकते हैं ऑफ दिस मच 3i cap plus 4j cap meter per second enters into a constant force of field 6 Newton directed along positive z axis if the body remains in the field for a period of 5/3 seconds, then velocity of the body when it emerges from the force field is। आप देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, ये 3i cap plus 4j का वेलोसिटी दिया है, कांस्टेंट फोर्स किधर आपने लगाया 6 न्यूटन का, पॉजिटिव जेड एक्सिस में। ये बताइए जेड एक्सिस में आपने फोर्स लगाया है, एक्स वाई प्लेन में तो कोई फोर्स कंपोनेंट है नहीं, तो ये वाला मोमेंटम क्यों बदलेगा, मतलब ये वेलोसिटी क्यों बदलेगा एक तरह से इस डायमेंशन में, इस प्लेन में। तो ये बताइए जेड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियल वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में नहीं थी, 0 थी, तो आफ्टर 5/3 सेकेंड पे फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी जेड डायरेक्शन में v = u + at। u 0 है, एक्सीलरेशन है, फोर्स अपॉन मास मतलब कि 3 यूनिट का, टाइम है 5/3 का, यानी 3 कैंसिल हो गया, तो 5 मीटर पर सेकेंड जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा इतनी देर के बाद, ये कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो 3i + 4j + 5 के आंसर सेकेंड वन। A block of √3 kg is attached to a string whose other end is attached to the wall. A known force F is applied so that the string makes an angle 30 degree। अब इसमें देखिए पूछा क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है भाई। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो पूछा है, आप देखो सीधे सी बात है, ये इक्विलिब्रियम है पॉइंट, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्सेस बैलेंस करना होता है, टेंशन का कंपोनेंट ले लेंगे, ऊपर में कितना आएगा t cos 30 डिग्री और इधर आएगा t sin 30 डिग्री, ठीक। लेकिन देखिए टेंशन पूछा है, ये इसको इक्वेट कर देंगे, इसमें जो आएगा टेंशन और यही टेंशन यहाँ पे इसके वेट के बराबर होगा, तो √3 kg है, यानी यहाँ पे √3 × 10 न्यूटन इतना फोर्स आएगा, इन दोनों का आप बैलेंस कर दो, तो t√3/g = mg, और g की वैल्यू 10 यूज करते हुए √3 कैंसिल, तो टेंशन कितना आ गया भैया 20 न्यूटन आ गया भाई। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। At any instant the velocity of a particle mass 500 ग्राम यानी आधा किलोग्राम इस दिया हुआ है, ठीक। If the force acting on the particle at t = 1 second, इतना दिया हुआ, 1 सेकेंड पे फोर्स इतना है, तो वैल्यू ऑफ x, यानी हमको फोर्स निकालना है भाई 1 सेकेंड पे, और दिया है वेलोसिटी। तो ये बताइए जो वेलोसिटी दिया है, तो हम इसको क्या कर लें, डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन नहीं निकाल लेंगे, लिख दीजिए भैया। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे dv/dt करेंगे, तो t का 1 और ये 6t j कैप, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है फोर्स मास मल्टीप्लाई कर देंगे आधा किलोग्राम से, बाद में निकाल लेंगे, अभी निकाल लो। फोर्स मास है आधा किलो, एक्सीलरेशन है ये, टाइम रखना है रख दो, यहाँ पे ही रख दो 1 सेकेंड,
तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये 2 जाके कटेगा, ये 3 हो जाएगा, तो x के जगह यही तो दिखाई दे रहा है कि 3 है। आराम से बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ये देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई बेटा। F1 force F2 F3 are acting on the particle। कह रहा कि F2 F3 परपेंडिकुलर है, तो ये बताओ जब F2 F3 परपेंडिकुलर हो जाएगा, सोचना जरा कॉमन सेंस लगा के, ठीक, सो दैट द पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट। तो ये बताओ रेस्ट में रहेगा, एक्सेलरेशन 0 है, बैलेंस है फोर्सेस, तो इनका जो भी रिजल्टेंट होगा जिधर भी उसके अगेंस्ट में F1 रहा होगा, इसका मतलब इन्हीं के रिजल्टेंट के बराबर है। ठीक है, अब देखिए F2 F3 8 और 6 दिया है, ठीक, ऑब्वियसली इसका रिजल्टेंट 10 आएगा, तो यही 10 F1 भी है, दे भी रखा है, तो हम निकालेंगे भी क्यों। अब ये कह रहा है कि अगर F1 को रिमूव कर दें, ये बताओ जब F1 को रिमूव कर दोगे तो F2 F3 बचेगा, इनका रिजल्टेंट भी तो F1 ही है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कितना होगा, जितना नेट फोर्स बचेगा F2 F3 का रिजल्टेंट अगेन F1 ही होगा, और डिवाइडेड बाय मास। तो F1 10 है और मास कितना है भाई 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा बात है, लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या है कि नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या है भाई, कह रहा है कि 7 इधर 5 इधर 8 इधर 6 इधर, कह रहा है कि नेट एक्सीलरेशन बॉडी का 0 है, तो व्हाट एडिशनल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एंड व्हाट एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस। तो ये बताइए नेट एक्सीलरेशन 0 मतलब फोर्सेस नेट 0 है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। तो आप देखिए 5 और 6 उल्टा है, तो इनका रिजल्टेंट 6 - 4 1 न्यूटन इधर आया, 8 और 7 का रिजल्टेंट 1 न्यूटन इधर आया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा सीधे सीधे √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब कि √2 न्यूटन इधर आया। ओके, ये एक्स एक्सिस है अपना, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए कह रहा कितना एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा, इनका रिजल्टेंट तो आ रहा है, इसको कैंसिल करने के लिए हमको इसी के अगेंस्ट में जाना होगा। ये एडिशनल फोर्स है जो लगाना है, ये √2 न्यूटन का लगाएंगे, लेकिन एंगल ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री पे बाइसेक्ट करा था रिजल्टेंट, तो 45 डिग्री पे लगता हुआ √2 न्यूटन का फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़े। ये है देखने में भड़कीला, लेकिन कोई दम नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, नया क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि स्मूथ एक ट्रैक है, ठीक है, एक स्मूथ ट्रैक है, यहां पे ये दिया हुआ है स्मूथ ट्रैक, ठीक है। इसमें एक v स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल ये रिवॉल्व कर रहा है। तो ये बताइए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो दे रहा होगा, ऑब्वियसली इसको साइड वॉल दे रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन बोल भी रहा है, ब्लॉक बाय द वॉल नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो N = mv²/r होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो N और V में देखिए N का पावर 1 है, V की पावर 2 है, तो पैराबोला बनेगा, एक ही ग्राफ है पैराबोला में, क्योंकि जिसका पावर 1 होता है लीनियर, उसी की तरफ पैराबोला की ओपनिंग रहती है भाई। आगे की ओर ये स्टेटमेंट है, आराम से बनाने हैं। Elevator can go up down with uniform speed. Its base is balanced with the tension of the its cable. करेक्ट, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर नीचे जाएगा तो एक्सीलरेशन नहीं है, ऊपर जाएगा तो ऊपर का एक्सीलरेशन 0, ऊपर में नहीं है, नीचे आएगा तो नहीं, तो टेंशन और mg इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके, बात सही है, ये राइट है स्टेटमेंट। Force exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing on it is more than his or her weight when the elevator goes down with increasing speed। मतलब अगर मान लीजिए एलिवेटर में कोई पर्सन है या कोई ब्लॉक रख दो, कोई जरूरत नहीं है, एम मास का, अगर एक्सीलरेशन ये नीचे स्पीड बढ़ रही है नीचे जाते समय, यानी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे देखिए अब बात कर रहा है कि कह रहा है कि फ्लोर वेट फुट ऑफ ए पर्सन
जो फोर्स लगेगा एक्सर्टेड बाय द फ्लोर, तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है यहाँ, और mg नीचे है। तो ध्यान से देखो इक्वेशन क्या लिखेंगे, ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं भाई, नेट फोर्स mg माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, mg प्लस ma विच इज ग्रेटर देन mg। तो मोर है, तो ये भी सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट दोनों का दोनों सही है, राइट। आगे की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये 100 बॉल्स ऑफ मास m स्पीड से गया, स्ट्राइक किया, नॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो ये बताइए दीवार से जब रिफ्लेक्ट बैक होगा m मास का v स्पीड से जाता हुआ और वापस बैक होगा, तो वेलोसिटी में चेंज डबल हो गया, मोमेंटम चेंज डबल हो जाएगा। तो मोमेंटम का चेंज से डबल आ गया 2mb, कितने हैं, तो 100 बॉल्स है, और कितने टाइम है, तो t टाइम में। तो ये भैया फोर्स आ गया 200 mb अपॉन t। आगे बढ़ते जाइए, सोन है फिगर में, देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन पूछा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट ले लो भाई, ये 200 न्यूटन का कंपोनेंट ले लेंगे, ये 30 डिग्री एंगल है, ये आएगा 200 का कॉस कंपोनेंट, जरूरत नहीं हमको जानने की क्या है। ये नीचे का आएगा 200 का साइन कंपोनेंट, साइन 30, ये 100 न्यूटन आ गया। नीचे की ओर आया नॉर्मल रिएक्शन, ये ऊपर की ओर लगेगा, mg इसका वेट है कितना भैया, 700 किलोग्राम यानी 700 न्यूटन। तो 700 न्यूटन को सपोर्ट कर रहा है 100 न्यूटन, और नीचे धक्का मार रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ आ जाएगा 700 प्लस 100, 800 न्यूटन। ऑब्वियसली पुशिंग में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है, पुलिंग में घटता है। अगर ऐसे सोचो आप, घटा ऐसे ही उल्टा कर दो, ऐसे खींच लो इसको ऐसे ही उल्टे डायरेक्शन में, तो आंसर इसमें 700 में से 100 कम होकर 600 बन जाता, और ऑप्शन दिया, फिलहाल ये गलत है, सही तो ये वाला है अपने क्वेश्चन का। अब आते हैं इसमें क्या कहानी है, तो कह रहा है कि दो ब्लॉक है m1 m2, क्वेश्चन पढ़िए। tied together ends of light inextensible frictionless pulley, mass m2 is twice। ठीक, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, तो एक्सीलरेशन देखिए इसका मान लीजिए a है, इसका a होगा। हम क्या करते हैं, पहले केस में a1 है, तो फॉर्मूला इसका डायरेक्ट होता है, डिफरेंस ऑफ मासेस मतलब 2m माइनस डबल है m1 का, m1 का आप m लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ मास इनटू जी अपॉन सम ऑफ मासेस, ठीक है, तो 3m आ गया, ये आ गया भैया g/3। दूसरे केस में डिफरेंस ऑफ मासेस क्या है, तो कह रहा है व्हेन द m2 इज थ्राइस ऑफ m1, तो 3m ले लो भैया, क्या दिक्कत है आपको, और 3m प्लस m 4m हो जाएगा। m कटना ही है, ऊपर 2g आ रहा है और नीचे 4 आ रहा है, g/2 है, रेशियो ले लो भाई, तो पलट जाएगा, g कैंसिल होकर 2 ऊपर 3 नीचे, 2:3 आ रहा है। तो यह सिंपल सा डायरेक्ट है, टूल मशीन का केस है, डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए इसको आप m2 बोलते हैं हैवियर वाले को, तो m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। कनेक्टेड सिस्टम से भी आप डायरेक्टली बना सकते थे, एक ही बात है। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, टाइम स्टे कर कर बनाना होता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं टाइम देकर। अब देखिए इसमें थोड़ा कांस्टेंट रिलेशन लगता है। क्या कांस्टेंट लगता है, जो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा यही पुली का होगा। मान लीजिए इसका एक्सीलरेशन a है, पुली का भी a होगा, तो ये अगर पुली को आप x खींचोगे ना तो ये डबल जाएगा, क्यों, ये एंड फिक्स है तो ये एंड डबल जाएगा, तो इसका ऊपर एक की एक्सीलरेशन आएगा 2a। मान लो इसमें आप टेंशन t है, इसका mg बना देंगे 20 न्यूटन, ठीक है, इसका एबीडी बनाएंगे तो टेंशन वही जाएगा इसमें भी, तो इस पे टेंशन इधर बनेगा, इस पर टेंशन इधर बनेगा, ठीक है, और इसमें जो टेंशन आएगा इसी का वेट होगा, ये हो जाएगा 80 न्यूटन 8 kg की वजह से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसका इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बीडी में थोड़ा सा जो बनाया है ये थोड़ा सा समझना है, ब्लॉक का बीडी थोड़ा अलग कर दो, ठीक है। यहाँ पे जो टेंशन आएगा ना, यहाँ पे 8 kg हम 80 न्यूटन नहीं बोल रहे थे, बल्कि ये यहाँ वेट 80 नीचे था,
यहाँ टेंशन तो वही आएगा जो टूटी होगा यहाँ पे, क्योंकि पुली क्या होता है, मासलेस होती है। ठीक है, तो पुली का एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर टी टी बगल से लग रहा है, और नीचे वाली स्ट्रिंग में, इस वाले में जो बाइट मतलब मिस्टेक हमने यहाँ लिख दिया था, ये टूटी यहाँ आएगा। तो इस 80 केजी का अगर एफबीडी बनाते हो आप, 80 केजी का फ्री बॉडी, थोड़ा क्लियर यहाँ पे ज्यादा रहेगा, तो इसका वेट आएगा 80 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ टेंशन ये वाला टेंशन है, ये है टेंशन 2T। एसिलरेशन आपने ए दिखाया, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई इसका, लिखेंगे mg मतलब 80, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देते, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे 80 माइनस 2T इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन, एक नंबर इक्वेशन। इसका नीचे वाले का क्या लिखेंगे, T माइनस 20 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन इज हियर 2 है। अब इसको हमें जल्दी सॉल्व करना है, तो यही निपटारा कर दो, 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों साइड में, क्योंकि ये जल्दी से कैलकुलेशन बनाने के लिए। ध्यान से देखो, 2T कटाना हमारा पर्पस था, इसीलिए ऐसा काम किए थे। अब 80 माइनस 40, ये 40 इज इक्वल टू 8a और 8a 16a, ए की वैल्यू आ गई 40 अपॉन 16, यह आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर। ठीक है, तो ये तो एक्सीलरेशन निकालना, हमें निकालना है ये टाइम टेकन। तो इनिशियली रेस्ट में था मैटर, तो टाइम का फॉर्मूला आप अंडर रूट 2h अपॉन ए लगा सकते हो, ए वही फॉर्मूला लगा है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू 0 है, एक्सीलरेशन निकाला है हमने। तो 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा 20, लेकिन 20 अपॉन 100 मीटर में रखो, और एक्सीलरेशन है 2.5। आप देखिए, आप धीरे से आप देखिए, यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है इसमें, ये इसको 25 बना दीजिए, और एक जीरो यहाँ से भी एडजस्ट कर दीजिए, तो आप देखिए टाइम आ गया कितना, 2/5 मतलब 0.4 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। ये थोड़ा कैलकुलेशन था, फ्री बॉडी थोड़ा क्लियर बनाना चाहिए था एफबीडी। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है भाई, a cubic block of mass m is sliding down on an inclined plane at 60 degree with acceleration g/2। ये 60 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, एक्सीलरेशन इसका दिया हुआ है g/2। हमें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर लगता है, mg का ये कॉम्पोनेंट mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin 60 डिग्री √3/2। ठीक है, फ्रिक्शन इधर लगा, तो एक्सीलरेशन का इसका रिजल्ट ऐसे अगर पता हो किसी को तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन mg cos 60 डिग्री, मतलब कि म्यू mg 1/2। एक्सीलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड मास, तो मास तो हट ही जाएगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे g √3/2 माइनस इसमें का म्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो म्यू छोड़ देंगे, जी कॉमन ले रखे, एम कैंसिल ही हो गया था 1/2। आप ध्यान से देखो, इसमें एक्सीलरेशन दिया हुआ है g/2, तो ये g भी कैंसिल कर देंगे, तो 1/2 भी कैंसिल हो गया, 1/2 तो देखियो म्यू कितना आ गया भाई, इधर ले जाओ, तो √3 और उधर से -1, ये आ गया आंसर अपना। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बेसिकली क्या था, इसमें फॉर्मूला यही था g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा इज इक्वल टू a, मतलब इसका फॉर्मूला एक्सीलरेशन का यही होता है, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ये डायरेक्ट रिजल्ट था, याद है तो टाइम आप सेव कर सकते हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। गलत, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल तो हो ही नहीं सकता है, मटेरियल पर डिपेंड करेगा। म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लिमिटिंग म्यू एस इनटू एन होता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया है।
लिमिटिंग काइनेटिक, एक्चुअली में ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करता है। म्यू के इंटू एन, इंडिपेंडेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। यस करेक्ट, तो सेकंड करेक्ट है, यानी सेकंड आंसर इज करेक्ट। आगे 2 kg bricks begins to slide over a surface which is inclined at 45 degree with respect to horizontal axis. Coefficient of static friction between their surfaces. तो आप यहाँ डायरेक्टली लगा सकते हो begins to slide, मतलब ये जस्ट लिमिटिंग कंडीशन को अचीव कर रहा है, यानी एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन में है, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो एज फॉर्मूला। 45 डिग्री एंगल क्रॉस होने वाला है, तो ये 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लगा सकते हो, इक्वेशन बना के भी लगा सकते हो, बट ऐसे शॉर्टकट याद हो तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑब्जेक्ट n टाइम्स टाइम लेता है 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड होने के लिए। मान लीजिए रफ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्लाइड किया, यहाँ पे पहुंचा x डिस्टेंस, टाइम लिया, आप ले लो एंगल थीटा। तो देखो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एक्सीलरेशन पहले केस में टाइम t1, ये रफ वाले पे बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे केस में भी डिस्प्लेसमेंट वही होगा, लेकिन स्मूथ है, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सीलरेशन अलग आएगा, टाइम t2 स्क्वायर है। पहले इक्वेशन बना लिया आसानी से, तो ये आ गया a1 t1 स्क्वायर, और t1 को रफ वाले में बोला है कि n टाइम्स है t2 का, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, और हाफ कटा चुके हमने, a2 रख देंगे अभी t2 स्क्वायर, तो आप देखिए t2 स्क्वायर भी कटा दिया हमने। अब क्या है, रफ सरफेस पे एक्सीलरेशन क्या था, एक्सीलरेशन रफ सरफेस पे क्या था, g साइन थीटा, 45 रख लेंगे आप, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये हो गया एक्सीलरेशन पहले रफ सरफेस में, और यहां पे जानते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है, g साइन थीटा स्मूथ सरफेस पे, g भी कैंसिल हो गया, कॉमन हो गया, ठीक। इसको एक तरफ करेंगे तो आप निकाल पाएंगे म्यू का, तो एक म्यू का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे tan थीटा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, यहाँ थीटा 45 है तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है, नीट 25 में भी इसका यूज हुआ है, यही है सेम क्वेश्चन। तो ये अपना ये रहा कहानी। इस क्वेश्चन में क्या है, डबल ब्लॉक सिस्टम का केस है, 2 ब्लॉक है, कह रहा है कि कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स लोअर पे लगा दें ताकि एक साथ दोनों चले, ठीक है। अब देखिए क्या है, सिस्टम कहाँ रखा है, 2 ब्लॉक है, 2 और 8 kg, स्मूथ टेबल पे है, यानी ये स्मूथ है मामला। चलो म्यू दोनों बीच के दिया हुआ है, म्यू 0.5 है। देखिए मैक्सिमम फोर्स ना लगाने के कंडीशन में क्या होगा, यहां लिमिटिंग लग रहा होगा, और यही लिमिटिंग इसको एक्सीलरेट करेगा, इसीलिए इसी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन अलाउड सिस्टम को करेगा। तो कॉमन एक्सीलरेशन जो मैक्सिमम होगा वो लिमिटिंग से डिसाइड होगा, लिमिटिंग होगा म्यूएस इंटू एम जी अपान ऊपर वाले का ही मास, यानी म्यूएस जी। तो मैक्सिमम जो अलाउड फोर्स है ना, वो टोटल मास मतलब 8 2 10 kg, एक्सीलरेशन म्यूएस जी, म्यूएस का मतलब है 0.5, जी मतलब 10, ये आ जाएगा आपका 50 न्यूटन। देखिए हमने क्या किया है, हमने जी की वैल्यू 10 ले लिया है, 9.8 यूज करिए, तो यही 50 क्या बन जाएगा, 49 बन जाएगा। तो बाय यूजिंग 9.8 वी विल गेट 49 आंसर, आंसर यही है फिलहाल। ये क्या है, इसमें आप देखिए क्या, ब्लॉक मास m स्लाइड्स डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सीलरेशन 0 है। अब सीधे बात है, एक्सीलरेशन जब 0 हो गया है, ठीक है, रफ भले ही सरफेस हो, तो नेट फोर्स तो 0 होगा, तो नेट फोर्स 0 होगा, तो अगर स्लाइड कर रहा है, कॉमन सेंस की बात है, न्यूटन लॉ लगाइए, ठीक है, नेट फोर्स 0 है, तो अगर हम ब्लॉक कैविटी बनाएंगे तो एक एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल है,
तो दूसरा एक अगेंस्ट में कोई फोर्स लगेगा, कोई और नहीं है, वो कांटेक्ट है और mg के ही बराबर होगा, तीसरा कोई फोर्स नहीं है। कांटेक्ट फोर्स mg और फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट होता है। एडजस्ट हो गया तो mg आंसर आ गया, शॉर्टकट तरीका अपनाओ। और आगे इसमें बात करते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या है, ये कह रहा है कि ये कितना फोर्स लगा दे मैक्सिमम, इसमें भी वही कहानी कुछ है, थोड़ी सी चेंजेस है। सो दैट ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर द ब्लॉक बी, ये स्लाइड न करे, मतलब दोनों ये एक साथ जाए। तो पहले यहां से तो चलना स्टार्ट करे, तो इसको जैसे चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगा यहाँ पे। अब वो कितना होगा आप देखिए, म्यू दिया है 0.2, तो यहाँ पे ये पोजीशन में है 0.2 म्यू एस, और नॉर्मल रिएक्शन टोटल वेट 3 + 1 × g, ये आ जाएगा 8 न्यूटन का रेजिस्टेंस इसको। अब क्या है, ये मैक्सिमम फोर्स लगाना और 8 का दोनों का मिलाकर चलाएंगे अब इसको, लेकिन इतना एक्सेलरेशन ना प्रोड्यूस हो कि इसका लिमिट से ज्यादा इसको फोर्स सूडो मिलने लगे, स्लाइड कर जाए, या ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिसाइड कर लो। तो इससे डिसाइड होगा कैसे, तो इसका एक्सेलरेशन होगा लिमिटिंग से डिसाइड, यानी म्यू जी होगा। म्यू कितना है 0.2 × जी की वैल्यू 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, और यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई, ये तो नेट फोर्स निकाला, टोटल मास रखना था, तो 3 + 1 4 था बेसिकली, एक्सीलरेशन मैक्सिमम था बेसिकली। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन इस पे अलाउड होगा, वो बात करेंगे। तो इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना आएगा डिवाइडेड बाय ए का मास, ठीक है। यहां से निकालेंगे तो एक्सीलरेशन म्यू एस एम ए × जी अपान ए में, तो ए में कट गया तो म्यू एस जी यहाँ पे रखना था, म्यू एस से 0.2 और जी की वैल्यू 10। तो ये कितना आ गया मैक्सिमम फोर्स भैया 8, और यहां से आ जाएगा 4 × 2 8 8 8 16 न्यूटन। देखिए इसको पहले बात किए, लोअर वाला स्लाइड तो करें, उसके बाद अपर वाले पे फोर्स लगा नहीं है, तो अपर वाले को सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्सीलरेट करता है, इसीलिए मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऊपर वाले से ही निकालेंगे जो सिर्फ फ्रिक्शन के इफेक्ट में मूव कर रहा है। आंसर इज लाइक दिस। और ये क्या है, तो ये बैंकिंग एंगल वाला कहानी है, ये tan थीटा v²/rg। अब कह रहा है कि रेल्स विच इज आर 1.5 मीटर अपार्ट, करे कितना उठा दिया जाए हाइट, ये एंगल थीटा है, ये है 1.5 मीटर में, तो इसी को आप लिख दो परपेंडिकुलर अपान बेस। v² मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, 12 × 12 144, r 400, g की वैल्यू 10, h निकालना है, ये 1.5 है, मतलब 3/2 आप लिख दो ऐसे, h निकाल लो, सीधे सीधे पता चल रहा है कितना आएगा, ये लगभग आएगा आपका 5.4 सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में यानी बदला गया है, इसका मतलब आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, तो आप फॉर्मूले लगा लोगे ज्यादा बेहतर है। क्वाइन एक प्लेस किया डिस्क पे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक डिस्क है, उस पर एक क्वाइन रखा है, ठीक है, तो क्वाइन रखा है कहाँ पे, कहीं रखा है यहाँ पे, ठीक है। क्वाइन डिस्टेंस ऑफ क्वाइन फ्रॉम द सेंटर इज स्मॉल r है भैया, इसको घुमाया है किसी एंगुलर वेलोसिटी से, ऐसा घुमाओ मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी से ताकि ये स्लिप न करे, मतलब स्लिप करने वाला है, इससे ज्यादा घुमाएंगे स्लिप करेगा, सरफेस रफ है। तो इसमें होता क्या है, ये रफ सरफेस है, तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू डिस्क बात करें तो रोटेटिंग फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर धक्का मारेगा बाहर की ओर, ये होगा mr⍵² मैक्सिमम केस में। इसको रोकने के लिए लिमिटिंग अपने ताकत लगा देगा पूरा,
क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन पे है, फिसलने की कंडीशन पे आने वाला है, इसके बाद फिसल जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर देंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और mg के इक्वल होगा भाई। तो म्यू इंटू म्यू ही है, म्यू एस की जगह नॉर्मल रिएक्शन की जगह mg लिखेंगे, यहाँ पुट कर देंगे आप। तो म्यू mg एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास इसमें कोई लेना देना नहीं है, ओमेगा अंडर रूट टू म्यू जी अपान स्मॉल आर, ये दिस इज मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पॉसिबल। अगर इससे ज्यादा रोटेट करा दोगे तो ये स्लाइड कर जाएगा, यानी सूडो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और लिमिटिंग की एक मैक्सिमम वही लिमिट थी स्टैटिक की, उसके बाद नहीं बचा पाएगा भैया, जाओ तुम, क्या दिक्कत है। तो ये कहानी खत्म हो जाएगी इनकी। ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन है, खतरनाक वाला एकदम है, ठीक है, बहुत इमेजिनेशन है इसमें। देखिए बात क्या करना है, सबसे पहले तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्क ही बात करना जो चल रहा है, एक्सीलरेटिंग डिस्क है, इसके रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एक ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो एक आ गया, N1 ले लेना भैया, N2 जो इसको भी बोल देना, mg है, m है 1 kg, g की वैल्यू है 10 न्यूटन में। ये नॉर्मल रिएक्शन निकाल के एक रखा, जो ये डिस्क है आप देखो किस में रखा है, एक कट मारा ऑरिजेंटल में है, ऑरिजेंटल प्लेन में टेढ़ा है, ऐसे ग्रुप कटा हुआ है, एक्सीलरेट किया है ऐसे, उस पर ऐसे कट मारा है, ऑरिजेंटल डिस्क है ऐसे, इस पर एक कटिंग है ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे एक्सीलरेट किया जा रहा है, ठीक है, ये है कंडीशन। एक N1। दूसरा, जैसे सूडो फोर्स लगेगा इस पर विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, तो सूडो विल बी लाइक दिस एम ए। इस सूडो का दो कंपोनेंट भैया, ठीक है, एक एलोंग द ग्रुव आएगा, तो ये थीटा है, एम ए कॉस थीटा आएगा, 37 रख देंगे, एक आएगा यूं धक्का, एम ए साइन 37, तो थीटा रख दो आप, तो ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद ये स्लाइड जब कराएगा तो इस पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, जैसे ही एम ए कॉस थीटा से स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एक